गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है टारगेट विद इसके सर के स्पेशल सेशन में। ये जो सेशन है ये एलटी ग्रेड से रिलेटेड है और यहाँ पे हम जो आज का लेक्चर है एलटी ग्रेड के थर्ड लेक्चर के रूप में लेकर आए हैं। और इस लेक्चर में जो आप देखने वाले हैं वो क्या है, रिवाइवल ऑफ लर्निंग। यानी हम जो है इंग्लिश लिटरेचर का तीसरा पीरियड कर रहे हैं। इसके पहले हम दो पीरियड ऑलरेडी कर चुके हैं। दो पीरियड कौन कौन से हैं? सबसे पहला पीरियड आपका था एंग्लो सेक्शन पीरियड। एंग्लो सेक्शन पीरियड। जो दूसरा पीरियड था वो एंग्लो नॉर्मन पीरियड। और अब जो हम फाइनली करने वाले हैं, एक और पीरियड हमने देख लिया, दैट इज चासर एज। ठीक है, एज ऑफ चासर। अच्छा, तीन क्लास आपकी हो चुकी है एज ऑफ चासर। तो हमने तीन जो है अच्छा, धर्मेंद्र जी कह रहे हैं आपकी यूट्यूब वाली क्लास नेक्स्ट डे यूट्यूब पर नहीं दिखती है। नहीं, वो गड़बड़ी हो जाती है तो उसको प्राइवेट करना पड़ जाता है। हैं? लेकिन आपको, आप प्लेलिस्ट देखा करिए धर्मेंद्र जी। मैं एक प्लेलिस्ट शेयर करता हूँ, जैसे लिटरेरी टर्म का मैंने प्लेलिस्ट शेयर किया है, तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगी, तो आप लोग प्लेलिस्ट से देखा करें, वहाँ सारी वीडियो क्रम से दिखेंगे। ठीक है, तो आज जाके देखिएगा, अभी दिखा देंगे क्लास के बाद। अब ध्यान दें, यहाँ पे रिवाइवल ऑफ लर्निंग जो है ये हमारा चौथा लेक्चर रहेगा। और चौथे लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान दें, जैसे आप देखेंगे कि जो पहला एज था एंग्लो सेक्शन पीरियड, यहाँ पे लिटरेचर कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुआ था। थोड़ा सा था, थोड़ा सा ही बचता है पढ़ने लिखने के लिए। फिर दूसरा पीरियड एंग्लो नॉर्मन है, यहाँ भी कुछ खास नहीं। लेकिन जो आपका बीच में एज आता है चासर एज, ये बहुत बेहतरीन लिटरेचर को लेकर आता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि चासरियन एज जो है अपने आप में काफ़ी बेहतरीन लिटरेचर लेके आ रहा है। लेकिन फिर उसके बाद चासर के एज के बाद, मतलब अगर देखा जाए तो ये सही है, स्लो स्लो, और फिर ये अचानक अपनी गति पकड़ लिया था चासर एज में, जो इंग्लैंड का लिटरेचर है। लेकिन इसके बाद एक ऐसा समय आया, लगभग 150 सालों का इंग्लैंड में, जब सूखा पड़ गया। जब 150 सालों का एक ये ऐसा समय है जिस 150 साल में एक भी ढंग का लिटरेरी वर्क जिसे आप कह सको कि ये महान है, ग्रेट है, जैसे चासर के कैंटरबरी टेल्स को आप बोलते हैं कि ये ग्रेट वर्क है, आप नहीं कह सकते। यानी 150 सालों में कोई भी ढंग का लिटरेचर नहीं लिखा जा पाया। अब हम पढ़ेंगे कि भैया ऐसा क्या रीजन है, ऐसा क्या कारण रहा कि ये 150 साल इंग्लैंड के एकदम बर्बाद हो गया, नेशनल लेवल पे लिटरेचर के फील्ड में कोई बड़ा काम नहीं हो पाया। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे आगे बढ़कर। तो हम सीधे समरी को देखते हैं। हाँ, और एक सेकंड, फिर बैक होंगे अगर कुछ लगेगा तो फिर। चलिए, आप सभी के स्क्रीन पे समरी दिख रहा होगा, ध्यान दीजिए। तो चलिए समझते हैं कि क्या ऐसा रीजन है कि 150 साल में कुछ हो नहीं पाया। तो यहाँ पे देखो, ये डब्ल्यू जे लॉन्ग जी क्या बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि द दिस ट्रांजिशन पीरियड इज एट फर्स्ट वन ऑफ द डिक्लाइन फ्रॉम द एज ऑफ चासर। ये जो ट्रांजिशन पीरियड है आपको दिखाई पड़ रहा है, सबसे पहले आपको दिखाई पड़ रहा है कि एज ऑफ चासर के बाद ये अचानक एक डिक्लाइन का पीरियड है। यानी चासर का जो एज था वो काफी अच्छे लेवल पे पहुंच गया था, बेहतरीन, जहां से वास्तव में लिटरेचर को बहुत आगे बढ़ना था। लेकिन अचानक लिटरेचर बैक हो गया, इंग्लैंड का डिक्लाइन की ओर चला गया, पहली बात। दूसरी बात, एंड देन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रिपरेशन ऑफ द एज ऑफ एलिजाबेथन। एक दूसरा चीज ये कह सकते हैं कि ये भी हो सकता है कि शायद जो इसके बाद एक एज आने वाला है जिसका नाम है एलिजाबेथन एज, ये बहुत बड़ा एज है। आप सभी को पता है लिटरेचर के हिसाब से एलिजाबेथन एज अपने समय का स्वर्ण काल कहा जाता है। जैसे मुगल काल में शाहजहां के समय को मुगल हिस्ट्री का या इंडियन हिस्ट्री का स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है। इसी प्रकार से जो आपका एलिजाबेथन एज है दैट इज
called golden period from the point of view of literature। तो वही कह रहे हैं कि शायद ये हो सकता है कि ये जो 1.5 साल का समय है, 150 साल का, ये एक तरह से प्रिपरेशन था कि अब एलिजाबेथन एज में जो आपको लिटरेचर दिखता है उसके लिए प्रिपरेशन था, और ये इंटेलेक्चुअल प्रिपरेशन है। कई बार क्या होता है, कहा जाता है कि जो पेड़ है जब वो फल देता है तो फल देने से पहले वो काफी समय तक जमीन में पहले दबा रहता है, फिर धीरे धीरे उगता है, फिर धीरे 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 पेड़ बनता है। कई बार 10 साल, कोई कोई तो पेड़ 20 साल लग जाता है, तब जाके वो पेड़ बनता है और फिर अपने फुल फॉर्म में आता है और आपको बहुत ढेर सारी चीजें देता है, लेकिन उसमें समय लगा होता है उसको तैयार होने में। तो ये भी शायद एक वजह हो सकती है कि जो एलिजाबेथन एज एक बहुत ही ग्रेट, पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट पीरियड आने वाला है, शायद उस पीरियड से पहले की ये तैयारी चल रही हो 150 सालों की। बहुत ही शानदार तरीके से डब्ल्यू जे लॉन्ग ने बताया इस बात को। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर अ सेंचुरी एंड अ हाफ, लगभग 100 और हाफ मतलब 150 साल, आफ्टर चासर यानी चासर के बाद लगभग 150 साल तक, नॉट अ सिंगल ग्रेट इंग्लिश वर्क अपीयर्ड, कोई भी एक भी ऐसा वर्क नहीं आया जिसे आप ग्रेट मानो। एंड द जनरल स्टैंडर्ड ऑफ द लिटरेचर वाज वेरी लो, और जो उस समय का जनरल लिटरेचर था, जो लोग लिख भी रहे थे, वो बहुत ही लो लेवल का था, तो बहुत इम्पैक्टफुल नहीं था। अब इसके क्या बोल रहे हैं, देर आर 3 काजेज टू अकाउंट फॉर दिस। अगर आप बात करें कि ऐसा क्यों था, तो इसके 3 कारण कौन बता रहे हैं, डब्ल्यू जे लॉन्ग जी। तो चलो भाई देखते हैं 3 कारण कौन कौन से हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से डब्ल्यू जे लॉन्ग भाई जान मार देते हैं एकदम, क्या बात दे रहे हैं आप, देखो कितने अच्छे तरीके से कम शब्दों में और बहुत ही इमोशनल टच देते हैं लिटरेचर को। हमें पढ़ाते हुए, मुझे पढ़ाते हुए ऐसा फील होता है जैसे कोई मेरे देश का व्यक्ति, मतलब ऐसा लिख दिया जैसे लगता है हमारे देश की कहानी चल रही है, इतनी बेहतरीन तरीके से इन्होंने इसको बताया। देखते हैं भी सबसे पहला रीजन क्या है, द लॉन्ग वॉर विद फ्रांस। सबसे पहला रीजन ये कि फ्रांस के साथ एक लंबा युद्ध हो रहा था, एंड सिविल वार्स ऑफ द रोजेज, और उसी दौरान आप सभी को पता है वार ऑफ द रोजेज भी चल रहा था। तो ये जो फ्रांस के साथ इतना लंबे समय से वार हो रहा था, फ्रांस के साथ 100 ईयर वार चल रहा था, फिर उसके बाद वार ऑफ द रोजे चल रहा था, खुद इंग्लैंड में ग्रे कलर का चल रहा था, सिविल वार चल रहा था। तो ऐसी कंडीशन में बताओ, ये बताओ कोई भी देश कब अच्छा कर पाएगा। जैसे आप सब बताओ, आप एग्जाम में सफल कब हो पाओगे, जब आप अच्छा पढ़ पाओगे। आप अच्छा कब पढ़ पाओगे, जब आपके घर में सुख शांति रहेगी। अगर आपके घर में रोज लड़ाई चल रही है, महिलाओं का उनके हस्बैंड से रोज मारपीट हो रहा है, झगड़ा चल रहा है, छोटी छोटी बात पे लड़ाई चल रही है, घर में माहौल सही नहीं है, सास ससुर से लड़ाई चल रही है, ऐसी दिक्कतें क्रिएट हो गई हैं, तो बताइए आपका मन पढ़ने में लगेगा क्या, नहीं लगेगा। और जब इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट रहेंगी तो आप सिंपल सी बात है पढ़ेंगे नहीं तो सफल कैसे होंगे। तो वही सेम चीज इंग्लैंड में चल रहा है, घर में कलह चल रहा है। दूसरी बात, घर से क्या, बाहर जो विदेशी हैं वो भी कलह मचाए हुए हैं, फ्रांस से युद्ध चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से क्या हो गए, जो इंग्लैंड के लोग हैं उनका डिस्ट्रैक्शन हो गया, अटेंशन जो है भंग हो गया। कहाँ से, बुक से, बुक और पोएट्री से उनका अटेंशन पूरी तरह से भंग हो गया। अब तो पत्नी इसी चीज में लगी है, झगड़े निपटाए हो, हैं पति पत्नी यही सब में लगे हुए हैं। डिस्ट्रॉयड ऑफ रुइंड मेनी नोबल इंग्लिश फैमिलीज, और इस चीज ने, ये जो दो चीजें हैं यानी लॉन्ग वार विद फ्रांस एंड वार ऑफ द रोजेस, इन दोनों चीजों ने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया मेनी नोबल इंग्लिश फैमिलीज, उन नोबल इंग्लिश फैमिलीज को हु हैड बीन फ्रेंड्स एंड पैट्रन्स ऑन लिटरेचर, यानी ऐसे लोग जो लिटरेचर को मानते थे, फॉलो करते थे, पसंद करते थे, उन सारी फैमिलीज को इस वार के टाइम ने बर्बाद कर दिया। ठीक है, खत्म कर दिया कहीं ना कहीं। और सिंपल सी बात है, जब कोई अटेंशन देने वाला नहीं है, कोई पोइट्री कब अच्छा लिखेगा, जब कोई अटेंशन दे। अगर हम एक पोयम लिख रहे हैं, सपोज करिए आनंद जी एक गाना गा रहे हैं, मैयत में वाला गाना, अब वो गाना तब आनंद जी मन लगा के गाएंगे जब इधर से हम लोग बोलेंगे वाह वाह क्या बात है, ताली बजाएंगे, इरशाद करेंगे, तो आनंद जी को मजा आएगा और बढ़िया से गाना गाएंगे। ठीक है। अब ये है कि पता चले आनंद जी गाना गा रहे हैं, इधर बगल में मारपीट हो रहा है, तो अब हमारा ध्यान उधर जा रहा है, हम गाने पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, हम मारपीट और उधर ध्यान चला जा रहा है, बेचारा गाते हुए रुक जा रहे हैं, तो भैया यहाँ तो गड़बड़ी हो गया। तो अटेंशन जब मिलेगा तब कुछ मजा आएगा, अटेंशन ही नहीं मिल पाएगा तो सब बेकार हो जाएगा। तो पोएट्री और बुक्स से यही गड़बड़ हो गया है ना।
चलो भाई, तो ये कहानी है। अब आगे बढ़ते हैं। द रिफॉर्मेशन इन द लेटर पार्ट ऑफ द पीरियड। अब एक और बहुत बड़ा जो है दिक्कत हुआ। एक तो युद्ध उद्ध चल ही रहा है, बाहर से भी युद्ध चल रहा है, घर के अंदर भी कला मचा हुआ है। दूसरा क्या प्रॉब्लम हो गया? रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन आप सभी को पता है, धर्म सुधार आंदोलन। इंग्लैंड में एक और बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी उस दौरान, क्योंकि कैथोलिक जो धर्म है वो बहुत धीरे धीरे फेमस हो रहा था, क्रिश्चियन रिलीजन। अब ये जो कैथोलिक, स्पेशली कैथोलिक में बोल रहा हूँ, कैथोलिक क्योंकि शुरुआत में सिर्फ कैथोलिक चर्च था, फिर बाद में प्रोटेस्टेंट चर्च आ गया, फिर उसके बाद एंग्लिकन चर्च आ गया। तो इस सब के रीजन है, ये जब रिफॉर्मेशन हुआ तब ये सारी चीजें आने लगी, क्योंकि जब एक का सत्ता था, अकेले कैथोलिक चर्च था, तो बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हो रही थी, जिसकी वजह से जो है लोगों ने कहा नहीं, अब इसके बराबर में कुछ लाना पड़ेगा। तो हेनरी एट इसका सबसे बड़े वो हैं जिन्होंने विरोध किया था, और उन्होंने खुद की इंग्लैंड में जितने भी कैथोलिक चर्च है लगभग सब तोड़वा दिया था, और उन्होंने अपना एक चर्च बनाया जिसका नाम रखा एंग्लिकन चर्च। इसी प्रकार से जो दूसरे विदेशी देश हैं और देश, वो लोग, उन लोगों ने भी कैथोलिक चर्च को मानना मना कर दिया, और उन्होंने अपना चर्च बनाया जो प्रोटेस्टेंट चर्च कहलाया। तो इस तरह से तीन तरह के चर्च अचानक आ गए। और ये क्यों आए? रिफॉर्मेशन की वजह से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंग्लैंड में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। जो कैथोलिक चर्च के धार्मिक अधिकारी थे, इन लोगों ने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाना शुरू किया। इन लोग को बहुत बड़ी मात्रा में जमीनें मिलने लगी, क्योंकि राज्य है तो प्रश्रय देता था, जमीन देता था। तो इस तरह से बहुत बड़ी मात्रा में इनको जमीनें मिलने लगी, बहुत ज्यादा पैसा आने लगा। तो जब पैसा, जमीन, सब कुछ आ रहा है, तो इनका जीवन धीरे 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 सन्यासी से भोगी की तरफ जाने लगा। और एक बहुत बड़ी चीज की शुरुआत से ही इंग्लैंड में जो मठ थे, वहां पे जो है फीमेल भी आ सकते थे, मेल भी आ सकते थे। तो फीमेल भी बहुत ज्यादा थे। तो अब चूंकि लोगों को ये लगने लगा कि भैया मठ ही में जाओ, क्योंकि वहां खूब रुपया पैसा मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, जनता पैर छू रही है, रुपया पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो ठीक है। और फिर जिस चीज के लिए जा रहे हैं, वहां जाके फिर वो जीवन के मजे ले रहे हैं। तो ऐसी बहुत दिक्कतें आ गई कि अच्छे लोग कम रहे, बुरे लोगों से चर्च पूरा भर गया। ठीक है, वहां अयासी का केंद्र बन गया चर्च आपका। और बहुत बड़ी बड़ी चीजें ऐसी होने लगी जिससे लोगों में बहुत क्रोध आ गया। जैसे सबसे बड़ी चीज क्या होने लगी कि आप सभी को पता है, क्रिश्चियनिटी में एक कॉन्सेप्ट है कन्फेशन। कन्फेशन का मतलब आप गलती करो और जाके किसी चर्च में, पादरी, एक छोटा सा होल रहता है जिसमें आप जब जाओगे तो पादरी उधर आ जाएगा, फिर आप अपना जो भी गलत काम किए हो सब वहां उगल दो, सब बता दो। और सब जब बता दोगे तो पादरी आपको समझाएगा, और फिर ये माना जाएगा कि अब आप जो है कन्फेशन कर लिए, तो आप अब मुक्त हो गए। आपने जो अपना दिल का गुबार है सब निकाल दिया है, हैं? और अब आप जो है अच्छा महसूस करने लगेंगे। पादरी भी आपसे अच्छी बातें बताएगा, ठीक है तुम क्रिश्चियनिटी के उसमें रहो, ईश्वर का भजन भजन वजन करो, ठीक है तुम सही हो जाओगे, तुमने अपनी बात मान ली, अब हो गया। तो ये जो कन्फेशन था, ये ठीक था एक हद तक, जब तक आप छोटी मोटी चीजें कर रहे हैं। और जाके जैसे आपने भाई किसी को प्यार में धोखा दे दिया, तो आप जाके बताए कि नहीं मेरी गलती थी, अब मैं अब आइंदा जिंदगी में ऐसा नहीं करूंगा। तो इस तरह की छोटे मोटे कन्फेशन ठीक लगते हैं। या आपने किसी को तमाचा मार दिया था, तो आप जाके वहां महसूस किए कि नहीं मुझे तमाचा नहीं मारना था। ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें हो जाए, तो छोटी मोटी चोरी कर ली। लेकिन पता चले आप किसी को चाकू मार दो, और चाकू मारने के बाद वो बंदा मर जाए, और फिर जाके कन्फेशन करो, तो भैया इस कन्फेशन में क्या होगा? हैं? आप किसी का मर्डर कर दो, कन्फेशन करो, किसी को बीच चौराहे पे कोड़े कोड़े मार दो, फिर कन्फेशन जाके करो। तो अब क्या था कि इस तरह के कन्फेशन नॉर्मली नहीं होते थे। लेकिन इंग्लैंड ने ये किया कि एक काम किया, कहा कि भैया देखो चर्च क्या है, हर प्रकार का इलाज इसके पास है। आप एक काम करो, आप चाहे जिस प्रकार का आप जीवन में कष्ट आपने गड़बड़ी की हो, आप चर्च के पास आइए, बताइए। आप जिस प्रकार का गलत काम किए हैं, उस प्रकार से चर्च आपको एक क्षमा पत्र देगी। इंडल्जेंसेस कहा जाता था उसको, एक क्षमा पत्र देगी। आप जितना बड़ा कांड किए होंगे उतना ही ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि क्षमा पत्र पैसा देने से मिलता था। तो आप छोटा मोटा काम किए हैं तो उसके लिए छोटा पैसा देना पड़ेगा, बड़ा काम किए हैं तो बड़ा पैसा देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप पैसा दे के मर्डर भी कर दीजिए, और जाके वहां क्षमा पत्र खरीद लीजिए। अब आपको लगा आप शुद्ध हो गए। अब कोई दिक्कत नहीं, अब अगला मर्डर करने के लिए अब तैयार है। ठीक है, तो इस तरह से चीजें बहुत बड़े पैमाने पे होने लगा, ये क्षमा पत्रों का प्रचलन बहुत बढ़ गया। और इससे क्या हो गया, पूरे देश में जहां जहां क्रिश्चियनिटी थी, भाई एक तरह से क्रिश्चियनिटी खुली छूट दे रही है, मर्डर करो आके हमसे क्षमा पत्र लो, मजे में रहो, है ना? तो ये बड़ी दिक्कत आ गई। और इससे क्या हो गया कि भाई लोग जितने भी
ऐसे लोग हैं जो देखे कि धर्म में बुराइयां आ रही इतनी ज़्यादा, और उसमें मार्टिन लूथर का तो नाम आप सभी को पता है, बड़े ही फेमस थे। तो उन्होंने भी जम के विरोध किया। और ये आपके अभी थोड़ी देर पहले आपने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा था, उनका क्या नाम है भाई, जिन्होंने बाइबिल का ट्रांसलेट किया था, नाम बताइए। तो उन्होंने भी विरोध किया। तो ऐसे लोग जब आए तो इन लोगों ने क्या किया, इसकी बुराई की कि भैया ये गलत बात है। मार्टिन लूथर भी बहुत ही कभी वो भी सेंट ही बनना चाहते थे, एक मिनिस्टर बनना चाहते थे इसमें। लेकिन जब उन्होंने देखा चर्च में इतनी बुराइयां हैं, तो उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसे नहीं चलने देंगे। हाँ, वाइक्लिफ, बहुत अच्छा। तो इन लोगों ने क्या किया, एक बहुत बड़ी समस्या थी। इन्होंने कहा कि भैया ये दिक्कत क्या है कि ये जिस भाषा में लिखा है ये भाषा सामान्य जनता जानती नहीं है। जब सामान्य जनता इन भाषा को जानती नहीं है तो पंडित जी लोग जो भी बता दें, हैं जो पुजारी लोग हैं जो बता दें, जो समझा दें, वही सामान्य जनता समझ जाएगा। जो बात कहे के डरा लें, डर जाएगा। तो इसलिए वाइक्लिफ जैसे लोग हैं, चाहे आपके मार्टिन जी हैं, इन लोगों ने क्या किया कि कहा ऐसे नहीं काम चलेगा, हम जनता की लैंग्वेज में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे, जिससे जनता को भी बाइबल समझ में आने लगे। तो ये जो पुजारियों का एकाधिकार है वो खत्म हो जाएगा, और फिर इससे क्या होगा, लोग समझने लगेंगे। तो ये गलत बात किसी को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। यही वजह थी कि वाइक्लिफ ने बाइबल का ट्रांसलेशन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में किया था। और फिर उसके बाद से जो है आपके जो मार्टिन जी हैं, उन्होंने जो लूथर, मार्टिन लूथर हैं, उन्होंने फिर वो 95 थीसिस लगाए थे जिसमें चर्च के एक एक चीज़ों को बताया था, 95 पंपलेट। तो इन सारी चीज़ों से क्या हुआ कि जनता भी एक तरह से जनता के अंदर क्रांति आ गई कि पहले धर्म को बदलना है। धर्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है। धर्म के नाम पे तो लोगों को आप सालों साल गुमराह कर लो। तो धर्म इतना बड़ा मुद्दा है कि इंग्लैंड में जो रिफॉर्मेशन था, इससे लोग धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे। और जब आप पूरी तरह से डिस्टर्ब रहेंगे, आपके मन में रिलीजियस क्वेश्चंस रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगे, तो भैया देश का विकास कहाँ होगा, आप लिटरेचर की बात कहाँ सोच पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी दूसरा, जिसकी वजह से इंग्लैंड का लिटरेचर बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। बहुत डीपर लेवल का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। बताओ भाई, एक बार मज़ा आ रहा है तो थोड़ा मुस्कुरा दो, हंस दो, ताली वाली बजा दो भाई। गाना तो नहीं गा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट चलते हैं। तीसरा क्या है भाई, और तीसरा पॉइंट क्या है, रिवाइवल ऑफ लर्निंग सेट स्कॉलर्स एंड लिटरेरी मैन टू एन ईगर स्टडी टू द क्लासिक्स। अब क्या हुआ कि एक तीसरी बहुत बड़ी चीज थी, रिवाइवल ऑफ लर्निंग। जो लर्निंग है ना, आप सभी को पता है रेनेसा का दौर भी आया था, इसी समय रेनेसा भी अपने चल रहा था। तो रेनेसा क्या है, रेनेसा कहता है रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग। ध्यान दीजिएगा, मतलब अपने देश की लर्निंग नहीं करना है, क्लासिकल लर्निंग, यानी जो ग्रीक और लैटिन में लिखा गया है उसको पढ़ो पहले, उसकी ओर अट्रैक्ट हो। तो ये जो रेनेसा का दौर आया, इस दौरान लोग जो है अपना पढ़ने की बजाय जो क्लासिक्स है, क्लासिक्स का मतलब जो पहले से बहुत फेमस है, जो दुनिया में जाना जा रहा है, जैसे होमर का इलियड, ओडिसी एंड ओडिसी हो गया, इलियड हो गया, ठीक है, ऐसे जो रोमन और ग्रीक लिटरेचर में जो बड़े फेमस फेमस वर्क लिखे गए हैं, ओडिपस रेक्स हो गया, इन सारी चीजों को लोग पढ़ने के लिए ईगर होने लगे, क्योंकि उनका बड़ा नाम होने लगा रेनेसा की वजह से। जब वो इटली में आया, फिर सारी दुनिया में फैलने लगा रेनेसा, तो लोगों को लिटरेचर पढ़ने का शौक आने लगा। और किसको, कौन सा लिटरेचर, जो क्लासिक्स है, जो पहले से अपने आप में प्रूव हो चुका है कि ये सबसे बेस्ट लिटरेचर है, तो लोग उसको पढ़ना चाह रहे थे। तो लोगों का झुकाव कहाँ होने लगा लिटरेरी मैन का, कि भैया जो क्लासिक्स है उसको पढ़ेंगे अभी, ठीक है, रादर देन टू द क्रिएशन ऑफ नेटिव लिटरेचर। इसकी बजाय कि हम अपना नया क्रिएट करें, इसकी बजाय जो पहले से क्लासिक से वेल प्रूव्ड है क्यों ना उसको पढ़ें। सिंपल सी बात है, नया क्रिएट करने में मेहनत लगेगा, और दूसरी बात यह भी है कि देश में वो माहौल नहीं है। तो भैया जो पहले से इतना बढ़िया है, तो जो लोग लिटरेचर के फैमिली से हैं या जिनको लिटरेचर पसंद था, उन लोगों ने कहा भैया क्लासिक वाला ही पढ़ो, वो बढ़िया है। तो उन लोगों ने वो पढ़ना शुरू कर दिया। तो इस तरह से जो है आप देख रहे हैं कि ये तीन बहुत ही प्रमुख रीजन है। एक आपका हो गया वार, दूसरा हो गया रिफॉर्मेशन, और तीसरा हो गया रेनेसा। ये तीन ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से जो 150 साल है ये इंग्लैंड में सूखे वाले समय है, जिस समय ड्राई पीरियड बोलते हैं, जिस समय वास्तव में इंग्लैंड में कोई बेहतरीन लिटरेचर न लिखा जा सका।
आई होप कि बहुत अच्छे से आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। हिस्टोरिकली द एज इज नोटिसिएबल। अगर आप बात करें कि एज क्यों नोटिसिएबल है, तो आप ये कह लीजिए कि आप एज को बस ऐसे समझिए कि एज में एक तरह से आप कह लीजिए कोई नया लिटरेचर तो नहीं लिखा जा रहा था, लेकिन इट वाज द वाज एज ऑफ प्रिपरेशन। ये तो एक तरह से एज ऑफ प्रोग्रेस, कि ठीक है प्रोग्रेस हो रहा था। जैसे कई बार कहा नहीं जाता कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाते हैं बहुत बार, तो आप हमसे पूछते हैं सर ये बताइए, हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन फिर भी हम टेस्ट में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, सर बताइए हम बहुत दुखी हैं, हम क्या करें। तो हमको आपको समझाना पड़ता है कि भैया दुखी मत हो। क्यों ना दुखी हो? क्योंकि ये तुम्हारा जो है ये टाइम ऑफ प्रिपरेशन है, ये टाइम ऑफ प्रोग्रेस है। अभी तुरंत रिजल्ट नहीं आएगा, पहले बढ़िया से अपने आप को प्रिपरेशन वाले जो उसमें है उसमें पका लो। हाँ, अच्छे से और अपने आप को अंदर से मजबूत कर लो, अपने आप को लिटरेचर में और मैच्योर कर लो, फिर उसके बाद इसका रिजल्ट आएगा। आप समझिए, यही सेम आपका एलिजाबेथन एज है। जब इस एज में 150 सालों में लोगों ने अपने आप को तैयार कर लिया इंटेलेक्चुअली हर तरह से, तो उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया एलिजाबेथन पीरियड में। इसी प्रकार से आप लोग के लिए है, भैया रिजल्ट कब आएगा? जब अपने आप को पकाओगे। आप तो तुरंत रिजल्ट चाहिए, ये हमने पढ़ा हमको रिजल्ट मिल जाए। अरे पकाइए पकाइए, अपने आप को पकाएंगे तो ये जो 150 साल जैसे यहाँ पका वैसे आप भी पक रहे हो। आपका एग्जाम टल रहा है, चलने दो, टलने दो। कितना समय देगा? उतने समय में पकाइए अपने आप को, फिर रिजल्ट दीजिए ऐसा कि सब चौंक जाए। वही हुआ एलिजाबेथन एज में। तो ये एक तरह से ये इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस का समय चल रहा था। फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग, और क्या बढ़िया काम हुआ, तो एक और बहुत बड़ी चीज हुई, प्रिंटिंग प्रेस का इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, विलियम काक्सटन का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया प्रिंटिंग को। ठीक है, और उसके बाद से क्या है, फॉर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, और एक और बहुत बड़ा काम हुआ कि अमेरिका की डिस्कवरी हो गई। अमेरिका में इंग्लैंड वाले ही जाके बसेंगे। ठीक है, एंड फॉर द बिगनिंग ऑफ रिफॉर्मेशन, इस एज में रिफॉर्मेशन की बिगनिंग होती है। ठीक है, तो ये इन सारी चीज़ों के लिए एज भी बड़ा फेमस है, ये सब ध्यान रखना है। ये बढ़िया बढ़िया कुछ चीज़ें इस एज में हुई हैं, ऐसा नहीं कि एकदम से सब गड़बड़ी हुई है। अब ध्यान दो, जो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग है इसने भी तो बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि इसके पहले किताबें जो है लोग को पढ़ने के लिए जानते मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। सपोज करो टुनटुन एक आथर है, तो उसने अगर कोई चीज़ लिखी भी है तो क्या करेगा, उसको कितनी बार बेचारा लिखेगा? तो आप समझो कि ज़्यादा लिख नहीं पाएगा तो ज़्यादा लोगों में जा नहीं पाएगा। मान लो कि अगर वो फेमस है, पैसे वाला है, तो उसने 10 लोग को रख लिया लिखने के लिए, लेकिन वो भी कितना लिखेंगे? तो इसलिए ज़्यादा चीज़ें मटेरियल सर्कुलेट नहीं हो पाता था। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के आ जाने से एक बहुत बड़ा काम होगा कि अब बहुत तेज़ी से किताबें प्रिंट होंगी और अब लोगों के बीच में सस्ती होंगी, चली जाएंगी। पहले तो हाथ से लिखने वाला काफ़ी महंगा होता था, जब प्रिंटिंग प्रेस आ जाएगा तो चीज़ें सस्ती होने लगेंगी। तो इस तरह से लिटरेचर का डेवलपमेंट भी, एलिजाबेथन एज क्यों इतना ज़्यादा फेमस हो गया, ये सब रीजन था, क्योंकि चीज़ें तैयार हो गई थी, भूमिका बहुत अच्छी तैयार हो गई प्रिंटिंग प्रेस के आ जाने की वजह से। तो उसका फायदा हुआ। एंड द ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल पावर एमंग द कॉमन पीपल, और दूसरी बात पॉलिटिकल ग्रोथ भी होता है इस दौरान इंग्लैंड में। हैं, तो ये सारी चीज़ आप सभी को पता है कि हेनरी फिफ्थ जो है वो राजा बनता है। अमेरिका पूरी तरह से फ्रांस को हरा दिया जाता है, ये वही एज है। ठीक है, फ्रांस पे विजय पा लेता है, तो इंग्लैंड मजबूत भी हो रहा है पोलिटिकली धीरे धीरे। तो चलिए, इस एज का जब आप अध्ययन करते हैं ओवरऑल, तो आप क्या चीज़ें देखते हैं? और देखिए भाई क्या क्या चीज़ें आप देख रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप देख रहे हैं रिवाइवल ऑफ लर्निंग। सबसे पहली चीज़ कि लर्निंग का रिवाइवल हो रहा है, फिर से पुनर्जन्म हो रहा है, लर्निंग की हम सीख रहे हैं व्हाट इट वाज। ठीक है, आप ये कह लीजिए कि जो ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट आया था और रेनेसा का कॉन्सेप्ट आया था वो इसी एज में हो रहा है, ये टाइम है, उसका शुरुआती दौर है। ठीक है, तो ये काफ़ी बढ़िया रहा कि जब रिवाइवल ऑफ लर्निंग होने लगा तो लोग क्लासिक्स पढ़ने लगे। ठीक है, लोगों को अपने अधिकारों का पता चलने लगा। ह्यूमनिज्म क्या है कि आपको ये पता चलने लगे कि मानवता क्या है। आप अभी तक क्या था कि मानव एक साइकिल में बंधा हुआ था, उसे पता ही नहीं था कि उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, वो क्या कर सकता है, कितना आगे बढ़ सकता है। तो ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत बड़े लेवल पे है कि जब आपके अपने अधिकारों का, आपके अंदर की कैपेसिटी का, आपको अपना आत्मज्ञान हो जाए, तो इसका मतलब आपका ह्यूमनिज्म हो गया। आप ह्यूमन तो हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आपके अंदर है क्या। जब आपको ये पता चलने लगे कि एक ह्यूमन बीइंग क्या क्या कर सकता है, तो इसका मतलब आपके अंदर ह्यूमनिज्म आ गया। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ह्यूमनिज्म का, बहुत ही शानदार। ठीक है,
हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। थ्री इन्फ्लुएंशियल लिटरेरी वर्क्स। इस एज में आपको थ्री बहुत ही महत्वपूर्ण लिटरेरी वर्क मिलते हैं। एक है आपका इरास्मस का प्रेज ऑफ फोली, ये ध्यान रखना है। दूसरा थॉमस मूर का है यूटोपिया। यूटोपिया आप सभी को पता है, बहुत फेमस है, बार बार आपके एग्जाम में आता है। यूटोपिया, यूटोपिया एक तरह से नावल का एक टाइप भी है। यूटोपिया एंड डिस्टोपिया सभी को पता है ना, यूटोपिया डिस्टोपिया क्या होता है। यूटोपिया में बहुत ही आइडियलिस्टिक सोसाइटी समाज को दिखाया जाता है, और डिस्टोपिया में एक उसके उल्टा, ठीक। हम्म, ठीक है। और टिंडेल का जो है ट्रांसलेशन आया था न्यू टेस्टामेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि न्यू टेस्टामेंट का ट्रांसलेशन सबसे पहले करने वाले टिंडेल साहब ही हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण चीज है भाई, तो आपके यार्ड, थॉमस यार्ड साहब को आप भूल सकते हैं क्या। थॉमस यार्ड साहब बहुत ही महत्वपूर्ण, आप सभी को पता है, इसी एज के थे। और अर्ल सर, इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। स्पेशली जो लिटरेचर है उसको इंग्लैंड में बेहतरीन तरीके से लाने का श्रेय तो इन्हीं दोनों को जाता है। ठीक है, सोनेट फॉर्म को लाने वाला कौन है, थॉमस यार्ड साहब है। फिर उसके बाद को जो है सोनेट के दोनों फॉर्म को अलग अलग तरीके से, पेट्रार्कन सोनेट को कौन फॉलो करते हैं, यार्ड साहब। सरे साहब जो है किसको फॉलो करते हैं, आपके अपना खुद का इंग्लिश सोनेट बनाते हैं। तो ये ध्यान रखना है। इन लोगों ने एक काम किया था, देखो इनको इसीलिए सो कॉल्ड कोर्टली मेकर्स या पोएट्स, इनको इनको कोर्टली मेकर्स या पोएट्स बोला जाता है। ये चूंकि इन लोगों ने, इनकी वजह से पोएट्स बनने लगे, क्योंकि शुरुआत इन्होंने किया, फिर दूसरे लोगों ने इनको फॉलो करना शुरू किया। आप सभी को बता दें कि एक बहुत अच्छा बुक है जिसका नाम है टॉटल्स मिसेलनी, क्या आप सभी को पता है। टॉटल्स मिसेलनी जो है वो आया था, जिसमें याट और सरे साहब के ज़्यादा पोएम्स थे। ठीक है, वो भी आपके एग्जाम का प्रश्न है कि हु हैज, या किसके पोएम जो है टाटल्स मिसेलनी में थे, तो कौन है, याट एंड सरे साहब, ध्यान रखिएगा, इनके ज़्यादातर पोएम थे। और वो कहीं ना कहीं इन्होंने जो लाया कलेक्शन ऑफ सॉनेट्स है बहुत अच्छा, और वो जो है रिप्रेजेंट करता है उस समय के लिटरेचर को, 1557। ठीक है जी। अब जो अगला एक वर्क है जो बड़ा ही फेमस है, दैट इज मॉर्टे डी आर्थर, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही फेमस वर्क है मॉर्टे डी आर्थर। ये किस पे बेस करके है, ये आर्थरियन लीजेंड पे बेस करके है। आपको कॉन्सेप्ट बताया जा चुका, मिटिकल रोमांस में भी आप पढ़ चुके हैं किंग आर्थर। तो किंग आर्थर और उनके आसपास जो लोग थे, 9 सोल्जर्स माने जाते हैं जो उनके साथ रहते थे, उनसे एक राउंड टेबल था जिसके आसपास वो चारों तरफ बैठ कर डिस्कशन करते थे, तो वो बड़ा ही फेमस है। मैलरी साहब ने पहले लिखा था, और आपको याद बता दूं कि इसी को बेस करके ये जो लिखा गया था, ये प्रोज में लिखा गया था, ध्यान रखिएगा, मार्टे द आर्थर यानी डेथ ऑफ द आर्थर, ये किस में लिखा गया था, प्रोज में लिखा गया था। फिर एक बहुत बड़े राइटर हैं, किस सेंचुरी के, विक्टोरियन एज के बहुत बड़े राइटर हैं, आप बता सकते हैं, जिन्होंने इसको बेस करके अपनी पोयम लिखी थी मॉर्टे द आर्थर पे, उनका नाम है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, उन्होंने इसी पे बेस करके अपनी पोयम लिखी थी, लेकिन वो पोइट्री में लिखी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द मिराइकल एंड मिस्ट्री प्लेज, जो मिराइकल और मिस्ट्री प्लेज हैं इसी एज में आते हैं। ठीक है, मिराइकल एंड मिस्ट्री प्ले वर द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट। उस समय ड्रामा आ चुका था, लेकिन ड्रामा में स्पेशली अभी शुरुआती दौर था, मिराइकल एंड मिस्ट्री प्ले होते थे, और उस समय के ये मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट थे इस एज में। लेकिन इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम राइज ऑफ ड्रामा देखेंगे तो डिटेल में। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल आपने देखा। अगर मैं पूछूं कि इस एज में लिटरेचर में आपको क्या मिल रहा है, तो आप मिरेकल एंड मिस्ट्री प्लेज आपको मिल रहा है, आपको मैलरी का मोर्टे डी आर्थर मिल रहा है। हाँ? इसके अलावा थॉमस यार्ड साहब जैसे पोएट आते हैं जो कि लिटरेचर को डेवलप करते हैं, और इनकी खुद की एक बुक आती है टॉटल्स मिसेलनी। इसके अलावा 3 और बुक हैं, इरास्मस का प्रेज ऑफ फोली, मोर का उटेबिया एंड टिंडेल का न्यू टेस्टामेंट का ट्रांसलेशन। इतनी चीज़ें हैं। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। आप सभी बताएं, आप लोग को आनंद आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। जितना आप लोग को बताया, देखो कितनी लाइन है, मुश्किल से 10 15 20 लाइन होगी, मैंने आपको डीपर से डीपर लेवल पे सारे कॉन्सेप्ट को समझाया है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन, सभी को समझ में आया होगा। हम्म, ठीक है, आ गया, बहुत अच्छा जी। अब जाने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं आप लोग को कितना आ रहा है। देखिए आप लोग को मैं, अब देखो एकदम छोटे लेवल से, एकदम जैसे अभी मेरे पास
एक लोग का फोन आया तो कह रहे थे सर हमने कोई, अब ये बताओ कहानी की तरह सुना रहा हूँ, एकदम आपको जो है ऐसे ट्रीट कर रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, और एकदम जीरो से उठा के बता रहा हूँ। आप पहले लेक्चर को देखो, दूसरे लेक्चर को देखो, तीसरे लेक्चर, कहीं भी कोई कठिनाई आई, एकदम सिंपल वे में। अगर आप पहली बार मुझसे पढ़ रहे हो, अपनी जिंदगी में लिटरेचर कभी ना पढ़ा हो, तब भी आपको उतना ही समझ में आएगा ये। जरा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आज के लेक्चर पे बेस करके, देखते हैं आप लोग कितना बता पा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सबसे है कि फॉर हाउ लॉन्ग आफ्टर चासर डिड नॉट अ सिंगल ग्रेट इंग्लिश वर्क अपीयर। मतलब चासर के समय के लगभग कितने सालों तक एक भी जो है ग्रेट वर्क इंग्लिश का अपीयर नहीं हुआ, शुरुआत में ही बताया। जवाब देना है सभी को। अ सेंचुरी एंड हाफ, निधि आर्या, सचिन तोमर, छाया। ये सी कौन है थोड़ा बता देना। नीति संजय, बहुत अच्छा जी। अगला प्रश्न आप सभी से है, देखते हैं कौन बता रहा है। ध्यान से सुनना पड़ेगा, 4 ऑप्शन है, सुनिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ चीफ कॉज। इसमें से कौन सा जो है एक चीफ कारण नहीं है, किस चीज का। फॉर द लो स्टैंडर्ड ऑफ लिटरेचर आफ्टर चासर। चासर के बाद जो ये लिटरेचर का 150 सालों तक लो स्टैंडर्ड रहा, उसके कई कारण थे। तो आपको बताना कि कौन सा इसमें कारण नहीं था। 3 कारण है, एक कारण नहीं है। वो कौन सा है जो कारण नहीं है। द लॉन्ग वार विद फ्रांस, क्या ये कारण था, तो यस था। इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, सिविल वार्स ऑफ रोजेज, द रिफॉर्मेशन। बताइए इसमें कौन ऐसा है जो कारण नहीं था। तो बी वाला आंसर होगा, द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। ये एक ऐसी चीज थी जो कि पतन में कारण नहीं बल्कि बढ़ाएगी लिटरेचर को। पतन में तो ये तीनों कारण है, फ्रांस के साथ वार, वार ऑफ द रोजेज एंड रिफॉर्मेशन। चलिए बहुत अच्छा जी। अच्छा, ये जो फ्रांस के साथ वार चल रहा था इतना लंबा, और जो सिविल वार घर में चल रहा था, इसने लिटरेचर को इम्पैक्ट कैसे किया। 4 ऑप्शन पढ़ रहा हूं, बताइएगा। इन दोनों चीजों ने, जो वार फ्रांस से चल रहा है, जो इंग्लैंड में सिविल वार चल रहा है, इसने क्या किया। दे प्रमोटेड न्यू लिटरेरी फॉर्म। ऐसा हुआ क्या कि न्यू लिटरेरी फॉर्म आ गया। या फिर दे इनकरेज द पैट्रोनेज ऑफ लिटरेचर, या इन्होंने लिटरेचर के पैट्रोनेज को बढ़ा दिया। या फिर दे लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, या इसकी वजह से अमेरिका की डिस्कवरी हो गई थी, क्या ये इसकी वजह से ये हो गया था। या फिर इन दोनों चीजों ने डिस्ट्रैक्टेड अटेंशन फ्रॉम बुक्स एंड पोएट्री। दी, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा समझ लिया आप लोग भाई, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हम्म। अच्छा, रिफॉर्मेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ इंग्लैंड के लोगों में। रिफॉर्मेशन की वजह से क्या इम्पैक्ट हुआ, 4 ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। रिफॉर्मेशन ने क्या किया। इट फील्ड द पीपल ऑफ इंग्लैंड विद साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। क्या रिफॉर्मेशन की वजह से साइंटिफिक क्यूरियोसिटी आ गई लोगों के बीच में। या फिर इट लेड टू अ फोकस ऑन सेकुलर थीम, या इसकी वजह से धर्मनिरपेक्ष जो है बातें लोग सोचने लगे, उस तरह के काम होने लगे। या फिर इट इनकरेज द क्रिएशन ऑफ नेटिव लिटरेचर, या रिफॉर्मेशन की वजह से जो है लोग क्रिएट करने लगे नेटिव लिटरेचर को, देश में लिटरेचर क्रिएट होने लगा। या फिर इट फील्ड देम विद रिलीजियस क्वेश्चंस, या रिलीजियस क्वेश्चंस जो है लोगों के दिमाग में आने लगे। बहुत अच्छा जी। अगला क्वेश्चन, रेनेसा की जो वजह थी, रेनेसा जो थी देश में, आपको पता है कि रेनेसा आ गया, मतलब रिवाइवल ऑफ लर्निंग चल रहा है। तो रिवाइवल ऑफ लर्निंग की वजह से जो लिटरेरी लोग थे इंग्लैंड में, थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग, उन्होंने क्या पसंद किया करना। अब ऑप्शन बता रहा हूँ। क्रिएट नेटिव इंग्लिश लिटरेचर, क्या उन्होंने अपना खुद का इंग्लैंड का नेटिव लिटरेचर क्रिएट करना शुरू कर दिया रेनेसा से प्रभावित होकर। या फिर उन्होंने जो कंटेम्प्रोरी इश्यूज हैं उस पर फोकस करना शुरू किया। या फिर उन्होंने लिखना शुरू कर दिया वार ऑफ द रोजेस के बारे में। या फिर स्टडी द क्लासिक्स, क्लासिक्स को पढ़ना शुरू कर दिया। सब कहेंगे गुरुजी लास्ट में ही क्यों सही वाला बता रहे हैं।
बोल रहे हैं। अच्छा, मोर्टे दी आथर को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? क्या ये कलेक्शन ऑफ क्लासिकल ग्रीक मिथ्स है, या फिर अ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ द वार ऑफ द रोजेज है, या फिर अ थियोलॉजिकल ट्रीटाइज फॉर्म ऑफ रिफॉर्मेशन है, या फिर अ कलेक्शन ऑफ आर्थरियन लीजेंड्स इन इंग्लिश प्रोज है? बहुत अच्छा। तो सब लोग तालियां बजा लीजिए। जाने से पहले बस एक चीज मुझे बताइए कि जो मैलरी साहब का था आपका मोटे दी आथर, ये प्रोज में लिखा था, तो टेनिसन साहब जब प्रभावित हुए, उन्होंने लिखा, तो उन्होंने भी प्रोज में लिखा था? अच्छा, वर्ष में लिखा था, पोएट्री। बहुत अच्छा। तो आप लोग इतने टैलेंटेड हो गए हैं, सारे प्रश्नों के जवाब दे दे रहे हैं, तो अपने लिए ताली बजा लीजिए भाई। बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। मुस्कुरा दीजिए, हंस दीजिए, खुश हो जाइए, क्योंकि बहुत अच्छा आप लिटरेचर सीख रहे हैं। और अगर आनंद आ रहा हो तो थोड़ा हमारे लिए भी ताली वाली बजा दें। हाँ।